नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। हर जुल्म करने वाला यही सोचता है कि उस तक पुलिस कभी पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि उसने वारदात से पहले पूरी प्लानिंग की है। लेकिन क्या ये सच है? कोई भी क्राइम क्या परफेक्ट क्राइम होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कत्ल करने के बाद कातिल बच जाए? कोई ना कोई सुराग वह पीछे छोड़कर जाता ही है और जिससे पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। मर्डर मिस्ट्री की यह असली कहानी भी उसी क्रिमिनल की है जो जेल में रहकर खुद को परफेक्ट अपराधी समझ बैठा था। उसने मर्डर की एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें पुलिस उलझ गई, लेकिन अचानक मिले एक छोटे से सुराग ने पहेली बन चुकी इस मर्डर के रहस्य को बेनकाब कर दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी देश की राजधानी दिल्ली से है। सर्दियां शुरू हो गई थी, लेकिन ठंड अभी उतनी भी नहीं थी जितनी दिल्ली में पड़ती है। तारीख 27 फरवरी 2019, वक्त दोपहर का था। करीब 3:40 पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि दिल्ली के सरिता बिहार के पास रेलवे ट्रैक किनारे में एक लड़की की लाश मिली है। यह सूचना मिलने के तुरंत बाद सीनियर अधिकारी से लेकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचकर देखती है कि वहां एक बोरा पड़ा है और उसी बोरे से करीब 24 साल की एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की जीन्स और कुर्ता पहनी हुई थी। मौसम अभी सर्दी का था, इसलिए बॉडी ज्यादा सड़ी गली नहीं थी। हालांकि देखने में लग रहा था कि लाश 1 या 2 दिन पुराना जरूर है। लाश की हालत देखकर पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंदगी भी हुई है। गले और चेहरे पर भी खरोच के निशान मिले। पुलिस हमेशा किसी भी शव की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसके कपड़ों की तलाशी लेती है। शरीर पर ऐसे निशान की भी तलाश करती है जिससे शव को पहचानना आसान हो सके। लेकिन पुलिस शुरुआत में जितना ही इसे ब्लाइंड मर्डर केस मान रही थी, असल में ये उतना था नहीं, क्योंकि जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़की के लाश की तलाशी की तो उसके पास से एक लेटर मिला। साथ में उसका फोन भी मिल गया। अब फोन और लेटर को देखकर पुलिस थोड़ी सी हैरान भी हुई। पुलिस ने लेटर और फोन को अपने पास रख लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा। लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या का शक जताया था और कातिल का भी पता दे दिया था। उस लेटर में लिखा था कि मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में रहने वाले आयुष और मैं दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आयुष पहले से ही शादीशुदा है। आयुष के माता पिता नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलूं। आयुष के परिवार की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आयुष भी अपनी माँ से मिल गया है। आयुष और उसके 2 और दोस्त मुझे डरा रहे हैं और धमकी देकर पैसे भी मांग रहे हैं। इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो बना ली है और उससे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो यह तीनों लड़के मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। उन तीनों लड़के के नाम और मोबाइल नंबर भी मैं इस पत्र में लिख रही हूँ। पुलिस को उस लेटर में तीनों का नाम और पता और नंबर मिल जाता है। यह लेटर काफी अच्छी तरह से कपड़ों में छुपाया गया था, ताकि यह भी लगे कि उसे जानबूझकर नहीं रखा गया हो। अब यह जानकारी मिलते ही पुलिस सिमरन के अंबेडकर नगर वाले पते पर संपर्क करती है, तो उसके पिता से जानकारी मिलती है कि सिमरन 25 फरवरी 2019 से ही लापता है। काफी तलाश के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है। अब लड़की के पहचान के बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं यह लेटर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए तो नहीं लिख दिया गया था, क्योंकि जिसकी हत्या की गई थी उसकी जेब से यह लेटर मिलना पुलिस को अभी भी चौंका रहा था। इसीलिए पुलिस ने लड़की के पिता से उसकी हैंडराइटिंग पहचानने को कहा। लड़की के पिता ने उस लेटर को देखते ही उसकी हैंडराइटिंग पहचान ली और रोने लगे। उन्होंने बताया कि यह लिखावट मेरी बेटी की ही है। अब
पुलिस को यह केस बड़ा आसान लग रहा था। इसीलिए पुलिस ने तुरंत उसमें लिखे आयुष नाम के व्यक्ति के पते पर पहुंचती है और उसे अपने हिरासत में ले लेती है। इसी बीच पुलिस के सामने लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट देखकर पुलिस भी सन्न रह जाती है, क्योंकि पुलिस का शक सही निकला। लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मल्टीपल इंजरी थे। उसके साथ गैंग रेप हुआ था। इसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस की जांच और तेजी हो जाती है और उस लेटर में लिखे आरुष और अन्य दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को हैरानी तो तब होती है जब आरुष कहता है कि इस लड़की से प्यार करना तो दूर की बात है, मैं इसे पहचानता तक नहीं। इस तरह दो अन्य लोग जिनका नाम लेटर में लिखा था वह भी यही बात दोहराते रहते हैं। पुलिस को लगता है कि यह लोग जानबूझकर कहानी बना रहे हैं, इसलिए पुलिस उनका पूरा बैकग्राउंड निकालती है और उनके कॉल डिटेल्स में निकालकर उसे चेक करती है। तो पता चलता है कि आखिरी कॉल वही लड़की सिमरन के फोन से आरुष के पास आया था। इस पर पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, एक कॉल आई थी लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, फिर फोन बीच में ही कट गया था। लेकिन यह लड़की कौन है और कहाँ रहती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि कभी इसे अपने दोस्त या किसी और पहचान वाले के साथ तक नहीं देखा। कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस मरने वाली लड़की और आरुष के पिछले कई महीनों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाती है। उसे भी चेक करती है तो यह बात सही साबित होती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच शुरू करती है। दिल्ली के सरिता बिहार के रेलवे लाइन के किनारे जहां लड़की का शव मिला था, उसके आसपास वाली रोड की सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करती है। जांच के दौरान एक बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगता है, जिसमें एक संदिग्ध होंडा सिटी कार दिखती है। अब इस कार के बारे में पता करने पर पता लगता है कि इस कार को पूरे दिन के लिए रेंट पे बुक किया गया था। अब पुलिस उस कार बुक करने वाले के तलाश में लग जाती है, लेकिन कोई बड़ा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाता। इसी बीच पुलिस ने सिमरन के 24 और 25 फरवरी की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई, जिसमें एक नंबर ऐसा मिला जिस पर सिमरन की पहले कभी भी बात नहीं हुई थी और दोनों फोन की लोकेशन सरिता बिहार की ही थी। लेकिन वह नंबर यूपी के मुजफ्फरनगर का था और जिस पते और नाम पर उस सिम कार्ड को खरीदा गया था वह फर्जी निकला। हैरानी की बात यह भी थी कि उस नंबर से सिर्फ सिमरन को ही कॉल किया गया था। इसके अलावा उस नंबर से किसी अन्य को कभी भी कॉल नहीं किया गया था। दूसरी तरफ लड़की के पिता भी लगातार यह पता लगाने में जुटे रहते हैं कि अगर उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो कुछ न कुछ उसने कहीं जरूर लिखा होगा। इसके अलावा बेटी के लेटर हैंडराइटिंग के चेक करने के लिए भी उन्होंने कई कॉपियां और डायरिया भी देखी। उन्हीं में से एक डायरी में सिमरन के पिता को 2 शब्द मिले। पहला शब्द था प्रसाद और दूसरा शब्द था जॉब, और फिर मोबाइल नंबर भी मिला। इस पर पिता ने कॉल किया और पूछा कि सिमरन कभी जॉब के लिए आपको फोन की थी क्या? तो उधर से जवाब मिला, हाँ, मैं सिमरन को जानता हूँ, लेकिन 20 से 25 दिन पहले फोन पर नौकरी को लेकर उनसे बात हुई थी, उसके बाद कभी दोबारा बात नहीं हुई। सिमरन के पिता को उस शख्स की आवाज में घबराहट महसूस हुई। उससे उन्हें उस पे शक हुआ और उन्होंने उस नंबर के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वाकई घटना से 20 दिन पहले उस नंबर पे सिमरन से बात हुई थी। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन निकाली, खासकर घटना वाले दिन की लोकेशन। तब पता चला कि वह नंबर और उस लड़की का नंबर उस दिन उसी लोकेशन पे था जहां पे सिमरन की लाश मिली थी। अब पुलिस डिटेल्स निकालकर उसे हिरासत में लेती है। पहले तो वह कई घंटे इधर उधर की बातें करता रहता है, लेकिन उसी बीच पुलिस को घटना वाले दिन होंडा सिटी कार को रेंट में लेने वाले व्यक्ति की जानकारी मिल जाती है और उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है,
जिससे पूरा केस सुलझकर सामने आ जाता है। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, उससे यह साफ हुआ कि इस पूरी घटना में ना तो सिमरन का कोई लेना देना था और ना ही उस लेटर में लिखे उस आरूष का कुछ लेना देना था। पूरी कहानी कुछ और ही थी। असल में जिसका नाम सिमरन की डायरी में प्रसाद लिखा था, उसी का पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। घटना से कई महीने पहले वह एक चोरी के मामले में तिहाड़ जेल गया था। जिस बैरक में दिनेश बंद था, उसी में मर्डर आरोपी धनंजय और बुराड़ी से पकड़ा गया बंटी भी था। यहाँ पर दिनेश और धनंजय अच्छे दोस्त बन गए और जेल में ही धनंजय और बंटी की लड़ाई हो गई। यह भी पता चला कि बंटी के परिवार के पास काफी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। घटना के 2 महीने पहले ही धनंजय और दिनेश को जेल से जमानत मिल गई, जबकि बंटी अभी जेल में ही था। ऐसे में जेल से आने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे और खतरनाक साजिश का प्लानिंग करने लगे। इन दोनों ने सोचा बंटी के भाई आरुष को मर्डर केस में फंसा देंगे तो वह जेल चला जाएगा। इसके बाद उसके 200 गज की खाली प्लॉट कब्जा कर लेंगे। जमीन पर कब्जा जमाने और कानूनी दाव पेच में इनकी मदद करने के लिए 20 वर्षीय सौरभ भारद्वाज नाम का युवक भी तैयार हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने और पुलिस उन तक ना पहुंचे इसकी तैयारी में जुट गए। चूंकि दिनेश और धनंजय जेल जा चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि मोबाइल की मदद से पुलिस उन तक पहुंच सकती है। पुलिस घटना वाले दिन के कॉल की जरूर चेक करती है, इसीलिए यूपी के मुजफ्फरनगर जाकर पहले उन्होंने एक नया फोन और एक फर्जी नाम व पते पर सिम कार्ड खरीद लिया। उस नंबर से किसी से बात नहीं की। अब इनके पास चुनौती थी, किसी की हत्या करके इसे फंसाया जाए। जाहिर है कि लड़के की हत्या कर फंसाना तो मुश्किल हो सकता था, इसीलिए दिनेश प्रसाद ने प्लान किया कि वह अपनी पहचान वाली लड़की की दोस्त को अपने जाल में फंसाएगा। तभी उसे सिमरन का पता चला, जिसे नौकरी की जरूरत थी, इसीलिए अपनी दोस्त के जरिए उसी सिमरन से संपर्क करता है, उसे नौकरी का झांसा देता है। सिमरन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम मिल नहीं रहा था। इसीलिए जब नौकरी का ऑफर मिला तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब आखिरी बार दिनेश और सिमरन की बात हुई तो उसके बाद 20 दिनों तक दिनेश ने फोन पर उससे कोई बात नहीं की, ताकि सिमरन को कोई शक ना हो। घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने ही नए सिम कार्ड और फोन की मदद से सिमरन को कॉल किया। कॉल करके ये बोला कि उसका फोन खराब हो गया है, इसलिए वह दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है, और फिर उसे सरिता बिहार आकर इंटरव्यू देने के लिए बोला। अब नौकरी की तलाश में परेशान सिमरन सरिता बिहार आ जाती है। यहाँ पर सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों मौजूद थे। एक फ्लैट पर ले जाकर सिमरन से यह जोर जबरदस्ती करते हैं और फिर जान से मारने की धमकी देकर उसे बंधक बना लेते हैं। अब उसके साथ गैंग रेप करने की धमकी देकर एक कागज पर सिमरन से वह लेटर लिखवाते हैं। लेटर जब सिमरन लिख लेती है, तब उसके बाद तीनों उसके साथ गैंग रेप करते हैं, फिर फ्लैट में ही उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद छोटा मोटा क्राइम करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रकेश से संपर्क करते हैं। दोनों को 5,000 का लालच देते हैं और उन्हीं के नाम से किराए पर रेंटल कार ले लेते हैं। इसके बाद रहीमुद्दीन और चंद्रकेश के जरिए सिमरन के शव को बोरी में डालकर रेलवे लाइन के किनारे देर रात में फेंक आने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद प्लानिंग के तहत पहले सिमरन के हाथों लिखे उस लेटर को उसकी जीन्स में डाल देते हैं और साथ ही साथ मोबाइल फोन को भी डाल देते हैं, ताकि उनका कोई सुराग नहीं मिले। इसके अलावा लड़की के पर्स और फर्जी पते पर खरीदे गए सिम कार्ड दोनों को किसी नाले में फेंक देते हैं। उसके बाद वो लाश रेलवे की लाइन पे फेंक आते हैं। अब यह आरोपी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाए और हम उसकी जमीन पर कब्जा करके तीनों आपस में बंटवारा कर ले। लेकिन उससे पहले ही परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हट जाता है। इस तरह दिल्ली पुलिस ने 4 मार्च 2019 को मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। सारे आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। मामला अभी भी कोर्ट में है। आपके हिसाब से आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।